हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आंसर विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारत इस समय दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी का प्रोजेक्शन किया गया है कि 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत बन जाएगा। तो देखा जाए तो इस समय भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में जानी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक समस्या बन रही है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या भी काफी बढ़ रही है। तो आखिर ये दोनों का रिलेशन क्या है, कैसी चीजें काम करती है, इसके बारे में आज एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में इस समय जो प्रोजेक्शन किया जा रहा था वो कह रहे थे कि काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि पिछले यदि हम बात करें पिछले फिस्कल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो वहां पर हमारी ग्रोथ नेगेटिव रेट में थी। लेकिन इस बार पॉजिटिव रहेगी और काफी अच्छी रहेगी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्री कहना यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो केस सेफ्ड रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी है। केस सेफ्ड रिकवरी कैसे काम करती है इसको हम लास्ट में हालांकि डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक आई बटन रहेगा जहां पे आप क्लिक करके प्रॉपर तरीके से आप केस सेफ्ड रिकवरी कैसे काम करती है इसका वीडियो आप देख सकते हैं ना। नाउ एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से हम देखें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है कौन सी किस रैंक पे है। यूएस एज ऑफ नाउ फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है जापान, फोर्थ नंबर पे जर्मनी, फिफ्थ नंबर पे यूके, सिक्स नंबर पे फ्रांस और सेवंथ नंबर पे इंडिया का नंबर आता है। हालांकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है पिछले फिस्कल ईयर में, वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 2.9 तक पहुंच गई थी। लेकिन चूंकि कोविड-19 के चलते हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरह से नीचे की ओर गिरी और उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था 2.72 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। एज ऑफ नो यदि आप देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था की जो फोरकास्टिंग है वो बोला गया है कि 9.2% की स्पीड से आगे की ओर बढ़ने वाली है, जो अपने आप में एक काफी तेजी से ग्रोथ है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज सेक्टर है, इसमें ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये कहा गया है कि कोविड जो वेव है वो भी यहाँ पर हर्ट कर सकती है। देखिए, कमाल की बात यह है कि यहाँ पर इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको फोरकास्ट करके दिखा दिया गया, क्योंकि इस समय बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन भी होने वाले हैं। इसलिए गवर्नमेंट को दिखाना भी पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है। लेकिन कमाल की बात है, कोविड की जो थर्ड वेव है उसको इसमें कंसीडर ही नहीं किया गया, जबकि आपको पता होना चाहिए कोविड की थर्ड वेव आने वाली है। ओमिक्रॉन जो है काफी तेजी से फैल रहा है। सो आने वाले कल में ये अपनी अर्थव्यवस्था को डैमेज कर सकता है। लेकिन काफी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो अर्थशास्त्री हैं या हमारी जो एजेंसीज हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको फोरकास्ट किया है या इसका पता लगाया है, उन्होंने कोविड का जो पॉसिबिलिटीज है उसको इसमें कंसिडर नहीं किया है, जो काफी, वैसे मुझे लगता है काफी गलत है। हालांकि राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, दिखाना भी जरूरी था। एनीवे, 9.2% ग्रोथ की बात करें तो यदि ये रियलाइज हो जाता है, ऐसा यदि बोला गया है कि यदि ये हो जाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी में काउंट की जाएगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में काउंट की जाएगी। 1988-89 के बाद देखा है तो ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोथ है। 1988-89 में 9.6% की ग्रोथ आई थी। लेकिन एज ऑफ नाउ यदि ये ग्रोथ मिलती है 9.2% तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। नाउ देखा जाए तो यहाँ पे नई मैथोलॉजी के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं कि इतना हमारी ग्रोथ हो सकती है, वो देखा जाए तो पिछले 17 ईयर्स में वन ऑफ द फास्टेस्ट मानी जाएगी। एनीवे, नॉमिनल जीडीपी की यदि हम बात करें, जिसमें हम यदि इन्फ्लेशन को भी काउंट कर ले, क्योंकि हालांकि इन्फ्लेशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ महंगाई की भी एक बड़ी समस्या है। तो यदि उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 17.6% जीडीपी ग्रोथ कह सकते हैं। हालांकि इन्फ्लेशन को यूजुअली काउंट नहीं किया जाता है, बट ऑब्वियस सी बात है। हालांकि पता होना चाहिए इस समय इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि श्रीलंका जैसी कंट्री जो है वो बैंकरप्ट होने के कगार में है। आप उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में वीडियो के अंत में वो आपको पिन मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है इस समय बैंकरप्ट होने के कगार में है। एनीवे, तो यदि करंट प्राइसेस के हिसाब से देखें, डॉलर टर्म्स देखें, तो एज ऑफ नो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका 3.1 ट्रिलियन डॉलर हमने एस्टिमेट किया है। यदि हम देखेंगे तो यदि एडवांस एस्टिमेट्स की हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें जिसमें हमने 9.2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से ग्रोथ है। देखिए 2011-12 से आप देखेंगे 6% के आसपास ग्रोथ थी। 2013-14 में थोड़ा सा नीचे चला गया 6% से, फिर इस तरह से ग्रोथ रही। मतलब जनरल जो है 6% 8% के आसपास रही ग्रोथ। लेकिन 2017-18 के बाद में ही देखा जाए, कोविड के आने के पहले ही हालांकि जो ग्रोथ है हमारी काफी नीचे चली गई थी। 2019-20 में आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ जो है इस लेवल पहुंच गई थी, मतलब 4% तक पहुंच गई थी। आपको याद होगा कोविड आने के पहले ही हमारे भारत की अर्थव्यवस्था एक बार निचले स्तर पर गई थी, और उसके बाद 2020-21 में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है अपने निचले पायदान में पहुंच गई, मतलब 7% से भी नीचे चली गई थी, है ना, निगेटिव टेरिटरी में चली गई थी। 7.3% की स्पीड से नीचे की ओर गई है। लेकिन अब 2021-22 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वापस से रिकवर करेगी। कितनी परसेंट की स्पीड से? 9.2% की स्पीड से ऊपर जाने की संभावना है।
इस ग्राफ के हिसाब से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता चल जाती है। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो भारत की जो जीडीपी थी, जीपीडी लिख गया है, जीडीपी होना चाहिए, तो यहां पे 2019 में 2.9 ट्रिलियन डॉलर बन गई थी। लेकिन उसके बाद चूंकि 2020 में कोविड-19 के चलते हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन गई है और उसके चलते 2.7 ट्रिलियन डॉलर ये आई थी। ना यदि आप देखें यहाँ पे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है 9% से ऊपर की ओर जाएगी, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगी। लेकिन पता होना चाहिए एक ऐसा कोरोना वायरस के चलते हमारा एक ऐसा जून क्वार्टर की बात करें, जो तिमाही में हम जीडीपी को फोरकास्ट करते हैं कितना है, कितना आया है, तो जून का जो तिमाही था, एक साल में 4 तिमाही होती है ना, तो जून का जो तिमाही है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 24.4% की स्पीड से हमारी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिरी थी। मतलब ये सारी चीजें भी बेसिकली है। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब कभी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि इनमें एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि अर्थव्यवस्था इतना तेजी से ऊपर क्यों जा रही है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए किसी के मान लीजिए 80% है, अब यहाँ पे 80% को 90% करना एक मुश्किल काम है। लेकिन सपोज करिए किसी के 80% है और वो अचानक से घट के वो कितना हो जाए, 60% हो जाए, कितना हो जाए, 60% हो जाए, मतलब नीचे की ओर चला जाए, है ना। अब जब 60% होगा तो नीचे की ओर तो गया है, लेकिन अब 60% इन केस नीचे की ओर गया तो ये तो हम लोग ध्यान नहीं रखते कितना तेजी से नीचे गया। लेकिन जब ये ऊपर की ओर जाना शुरू करता है तो वो जरूर हमें ध्यान रहता है। मान लीजिए 60% फिर इन केस बढ़ के ये 75% भी चला गया तो हम ज्ञान देंगे कि हाँ भैया, हम बहुत तेजी से रिकवर किए हैं, हम बहुत तेजी से ऊपर की ओर गए हैं ना। तो ये सारी चीजें जो है आमतौर पर होती है। तो एक बार नीचे की ओर चले जाओ, फिर ऊपर थोड़ा सा भी उठोगे तो वो नजर आएगा कि हाँ हाँ आपने बहुत तेजी से रिकवर किया है। एनीवे दैट्स डिफरेंट पॉइंट। तो यदि हम फिस्कल ईयर की बात करें तो यहाँ पे हमने जो Q1 है इसी को हमने यदि फोरकास्ट किया है। फाइनेंशियल 15 की बात करें, फिर 16 है, 17, 18 ये सारे के आए हैं। पहला जो क्वार्टर है उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल 21 में जो पहला क्वार्टर था वो इतना तेजी से नीचे की ओर गया था। मतलब ये तकरीबन आप कह सकते हैं 20% से भी नीचे चला गया था। लेकिन जब रिकवर हुआ है फाइनेंशियल 22 में तो ये इस लेवल पर पहुंच गया है, मतलब यहाँ पे 8.4% में। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि अभी भी डिफी कर रहा है, बट एनीवे दैट्स फाइन। नाउ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की बात करें, एनएसओ, जिन्होंने जीडीपी को यहाँ पे एस्टिमेट किया है। हालांकि देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनएसओ का लगभग लगभग बराबर है। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा ज्यादा दिखाया, ऑब्वियस बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस समय जो है शक्तिकांत दास जो है गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहरबान है। एनीवे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी लगभग लगभग इतना ही फोरकास्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन यदि ओमिक्रॉन के कारण थर्ड वेव आती है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को काफी डैमेज करेगा। और जो ये इतनी उम्मीद हमने लगा रखी है, मुंगेरी लाल के सपने देख रखे हैं, तो इसमें जरूर काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। हालांकि उम्मीद तो यही है कि नुकसान होगा, लेकिन एनीवे फिर भी यदि हम कहते हैं कि 9% से ऊपर की स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं तो सुनने में काफी अच्छा लगता है। एनीवे यदि हम बात करें, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उन्होंने बेसिकली बोला है कि इसमें प्रॉपर तरीके से जो बिजनेस है और बाकी में इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। चूंकि ओमिक्रॉन के कारण इस समय केसेस काफी बढ़ रहे हैं, इस समय हमने बहुत सारे लॉकडाउन भी लगा रखे हैं, दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी है ना। सेक्टर वाइज ग्रोथ के प्रोजेक्शन की हम बात करें कि सेक्टर वाइज कहां पे कितना ग्रोथ है 2020-21 की हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, 3.6% की स्पीड से ग्रो किया था। 2021-22 में उम्मीद कर रहे हैं कि 3.9% की स्पीड से ग्रो करेगा। माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात करें, जो माइनिंग सेक्टर था ये काफी इसमें नुकसान हुआ था, 8.5% की स्पीड से नीचे की ओर गया था, मतलब इसमें भारी नुकसान 2020-21 में मिला था। वहीं 2021-22 की बात करें तो यहाँ पे 14.3% की स्पीड से आगे बढ़ने की संभावना है। तो जहां जहां बहुत ज्यादा डिप हुआ था वहां वहां हमने मान लिया है कि ये वो रिकवर कर लेगा, है ना। तो ये चीजें 14.3। हालांकि देखा जाए तो माइनिंग में तभी आप माइनिंग करोगे जब आपकी डिमांड आएगी, और यदि इन केस लॉकडाउन वापस से लगता है तो माइनिंग में डिमांड यदि फॉल करती है तो उसका भी निगेटिव इंपैक्ट इसमें अर्थव्यवस्था में पड़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 7.2% की स्पीड से मैन्युफैक्चरिंग में पिछली बार नुकसान हुआ था, पिछले साल 12.5% की स्पीड से इस बार रिकवर करने की पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाई है, बाकी जो सर्विसेज हैं 1.9% की स्पीड से बढ़ा था, इस बार 8.5% की उम्मीद लगाई जा रही है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में भारी नुकसान हुआ था, 8.6% की स्पीड से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पिट गई थी। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे फ्लैट बने थे वो बिक ही नहीं रहे थे, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि 10.7% की स्पीड से रिकवरी करेगी। ट्रेड है, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अब देखिए पूरे होटल वगैरह सब बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्ट वगैरह की बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, उसके चलते यहाँ पे 18.2% की स्पीड से नीचे की ओर गिरा था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि 11.9% की स्पीड से रिकवर करेगा। फाइनेंशियल है, रियल एस्टेट है, प्रोफेशनल सर्विसेज में -1.5% की स्पीड से नीचे गिरा था, इस बार 4.54% की स्पीड से ऊपर जाने की संभावना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन है, डिफेंस है, अदर सर्विसेज की बात करें, -4.6% की स्पीड से नीचे गिरा था, 10.7% की स्पीड से यहाँ पे रिकवर करने की पॉसिबिलिटी है ना।
नाउ नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की बात करें तो इन्होंने हालांकि 9.2% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है। हालांकि अभी इसमें बाकी जो फैक्टर्स हैं उसको भी इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं। हालांकि आने वाले कल में पॉसिबिलिटी है कि इसको रिवाइज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट को हो सकता है सब्सिडी देनी पड़ जाए, हो सकता है कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट को फिर से लॉकडाउन लगता है, तो कंपनीज का जो प्रोडक्शन है उसमें डेफिनेटली एक निगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दैट्स पॉसिबिलिटी। एनीवे, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये एक अर्ली प्रोजेक्शन है। अभी कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं, यूपीएससी की तैयारी हमने शुरू की, उस समय हम कहते हैं ना कि हम फर्स्ट रैंक लगाएंगे, और जब फर्स्ट रैंक स्टार्टिंग में लगाते हैं कि मतलब जब स्टार्ट ही किया है, उसके बाद क्या होता है कि हम जो है 2-4 महीने जब पढ़ लेते हैं और लगता है कि हाँ उतने फैक्ट रिटेन नहीं हो पा रहे हैं जितना फैक्ट हमें याद होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, जितना रूटीन टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए उतना नहीं फॉलो हो रहा है, तो फिर उसका पोजीशन थोड़ी कम कर देते हैं कि चलो ठीक है फर्स्ट रैंक नहीं लगेगी तो चलो ठीक है टॉप 100 में आ जाए, इतना ही अच्छी बात है। और उसके बाद 4-5 महीने और पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ी और कम कर देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है इंटरव्यू दे लेंगे और सिलेक्शन हो जाए, इतनी बड़ी बात है, मतलब 900 रैंक के अंदर यदि आ जाता है तो भी बड़ी बात है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम होने के 2 या 3 महीने पहले की बात आती है तो लगता है कि भैया प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, यही बड़ी बात है। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये कुछ इस तरह से हैं। आने वाले कल में आई एम श्योर कि जो कोविड-19 के जो फैक्टर्स हैं उसको जब कंसीडर किए जाएंगे तो ये एक बार फिर से रिवाइज होगा। आने वाले कल में देखते हैं बेसिकली क्या क्या रिवीजन होंगे। बट हाँ यस, यदि इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो हम उम्मीद कर रहे थे कि इकोनॉमी जो है बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ेगी ऐसे, लेकिन ऐसा उम्मीद कम है। ये केस शेप्ड रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी है। केस शेप्ड रिकवरी का मतलब ये है कि रिकवर तो कर रहा है, देखिए एक तो ऊपर जा रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जैसे अंबानी है, अदानी है, ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं इनकी इंप्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके वापस से टूटने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगता है तो वापस से छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वापस से प्रभावित होने की संभावना है। बीते साल में यदि हमने देखा है तो बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं, जैसे मान लीजिए रैली, इलेक्शन रैली हो रही है, जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रैली हो रही है, या जहां जहां इलेक्शन हो रहे थे वहां पे, उत्तर प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन हुए थे वहां पे आपको पता होना चाहिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी की जा रही थी। लेकिन कमाल की बात है दूसरे साइड जो है किराने की दुकान में, यदि किराने की दुकान खुली हुई है और वहां से मान लीजिए कोई बंदा अंदर ही बैठा हुआ है, वो अंदर से सामान दे रहा है, तो वहां पे भी उसको जो शटल है उसको निकलवा के उसको बाहर निकाल के किराने की दुकान वाले को और उसको उसकी कुटाई की जा रही थी। तो ऐसे भी इवेंट्स हमने देखे थे जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे देश में। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सरकार को बड़े ही एहतियात से करना चाहिए। अपनी जो कहते हैं सेंसिबिलिटी जो है, मतलब सेंसिटिविटी जो है उसको बनाए रखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि आने वाले कल में चीज़ें रिकवर होंगी। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़े, लेकिन ज़रूरी है कि सरकार को एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान देना है और साथ में जो पॉवर्टी है जो बढ़ रही है तेजी से उसको भी ध्यान देना है। तो आई एम श्योर यदि ये फैक्टर को ध्यान दिया जाए तो हमारा देश एक बेहतर देश बन के उभरेगा। एनीवे, डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंच विज नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन तो शेयर की आती है, लेकिन साथ में इस क्लास का प्रॉपर पीडीएफ भी शेयर किया आता है, तो उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि देखिए यहाँ पर लर्न सर्विसेज प्रॉपर एक सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो आप इसके सिविल सर्विसेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में हमारी शाम को 4 बजे की जो मेंस है स्टार्टिंग क्लास है उसे भी ज्वाइन करें, जिससे आपको पता चलेगा बेसिकली आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, है ना। तो डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।